हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और पायलट बैच में क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप सभी देखते भी आ रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार पहले सभी के सभी जुड़ जाएंगे, क्योंकि करेक्ट 9 बजे हमारी ये क्लास स्टार्ट हो गई और हो भी जाया करेगी, ठीक है ना। चलो, तो राहुल कुमार जी, राम राम सर, राम राम, आपकी स्वीकार है। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आशुतोष कुमार, ठीक है। पाल जी भी हमारे साथ हैं। नितिन, ठीक है ना। चलो, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव, आपकी स्वीकार होगी, ठीक है। और मनीष गुज्जर भी हमारे साथ हैं। राम राम सर जी, राम राम, ठीक है। चलो, रवि कुमार सिंह हैं और सुधा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर। तो सभी की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम स्वीकार होगी। और मेरे प्यारो, जय जोहर भी स्वीकार। और इसी के साथ हम करेंगे अपने इस सेशन को स्टार्ट ठीक है। चलो, अब एक और छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा भैया, ठीक है ना। चलो, एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूं। जो हमारा जो विजयालय मतलब चोल वंश जो चल रहा है, चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय, इस तरीके से मैंने लिखवाया होगा। और विजयालय का जो समय मैंने बताया आपको 850 से लेकर 871 ईस्वी तक। मैंने बताया भी होगा, कई बुकों में 875 भी है। लेकिन रात जब ग्रुप देखा तो एक भैया ने कर रखा था, सर आपकी क्लास में 885 है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो चोल राजवंश और अधिकांशतः है और वंशों की भी मैं बात करूं, अभिलेखों के अनुसार इनकी तिथि निर्धारित की गई है। और जो मैं अब एक और बात बताऊंगा कि जो भी मैं सन आपको बताऊं, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये बुक में ये है और ये बुक में ये है, और जो राइट ये है। तो कई बुकों का यदि मैं बात करूं, आपकी जो सन है, जो शासन काल है, तो कई बुकों का विश्लेषण करके तब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ठीक है ना। और जो भी चीज होगी उसे मैं वैसे ही नहीं बोल दूंगा, ठीक है। तो उसमें था ना 885 था, तो वो 885 नहीं था, 871 था। एनसीईआरटी को देखूं तो 800 जो है मतलब 75 कर रखा है, लेकिन वो 850 से 871 राइट होगा, ठीक है। चलो, तो गुड मॉर्निंग गोरखपुर से सर जी। और ऐसा यदि यदि ऐसा कोई भी आपका, ठीक है, मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं सर, कभी भी, अरशद जी कह रहे हैं। चलो भैया देखो, यदि नाम लेने में मैं लगा रहूंगा तो 3 दिन तो नाम लेने लेने में निकल जाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं आपसे मुलाकात ही करूंगा जो सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा आपका, तो उस समय मुलाकात होगी कि हाँ सर जी, और वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा जब आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। और पता चलेगी कि 9 बजे से सबसे पहले हमारी जो है हिस्ट्री की क्लास की इस्पाल सर के द्वारा हुआ करती थी, ठीक है ना। तो मिलेंगे जरूर, मुलाकात होगी, ठीक है। और आप भैया यदि चाहते हो तो वैसे भी हम मुलाकात कर लेंगे। चलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। और ठीक है, यदि मैं इन डेटों को आपको वैसे ही नहीं लिखवाऊंगा, मुझे भी पता है कि एक एक जो है परीक्षा में एक एक क्वेश्चन अपने में अलग ही महत्व रखता है। तो सारी चीजें मैं, ठीक है ना, बहुत ही कंठस्थ याद करके और बढ़िया तरीके से उनका विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। चलो, तो जहां तक है आप सभी अब मेरी बात से सहमत हो गए होंगे, और एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे बता रहे होंगे कि सर जी हाँ, अब हमारी बात समझ में आ गई है। चलो सर जी, एक बार जय भीम और बोल दो, तो जय भीम आपकी 2 बार स्वीकार होगी। चलो, हाँ, आपको मिठाई खिलाएंगे सर जी, ठीक है, जल्दी खवाएंगे। चलो, तो ये चोल राजवंश आपका चला हुआ है।
अब यहां पर जो बात आएगी मेरे प्यारो, चलो जी, चोल राजवंश मैंने आपको कराया बढ़िया तरीके से और आपने भी किया है। अब इसी के साथ मित्रों जो है मैंने एक राजा डलवाया होगा, राजा अधिराज प्रथम, इस तरीके से। और यदि मैं बात करूंगा तो शायद वो 8वां राजा होगा। कैवा राजा होगा? चलो बहुत बढ़िया, तो 8वां राजा होगा और राजा का नाम होगा राजा धीराज। कौन से होंगे? तो सर जी राजा धीराज प्रथम हम यहां पर कर रहे होंगे, राजा धीराज प्रथम। ठीक है, और मैंने राजा धीराज प्रथम का आपको समय भी लिखवा दिया होगा सर जी, 1044 से। ठीक है ना? ठीक है, यदि मैं बात कह रहे हैं सर आप अंकित भाटी सर से शर्माते क्यों हो? अच्छा अरे भैया, चलो 1044 से लेकर यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी 1044 से लेकर 1052 एडी तक। ठीक है, 1052 एडी का मतलब है एनो डोमिनो, मतलब कि ईसवी हम इसे बोल देंगे। और राजा धीराज प्रथम का मेरे प्यारो ये समय आपके सामने होगा। आ रही है बात समझ में? और यहां तक पॉइंट आपके समझ में भी आया होगा। राजेंद्र प्रथम के बाद जो है उसका पुत्र है राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना? आए थे ना, राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजा धीराज प्रथम 1044 में मेरे प्यारो गद्दी पर बैठा है, जिसने विजय राजेंद्र की उपाधि भी धारण की है। ठीक है, कौन सी? तो हम बताएंगे सर जी, ये 9वां राजा है। 9वां होगा 8वां होगा? अच्छा 9वां राजा है, चलो 9वां कर दो। ठीक है, 9वां कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, चलो यदि मैं उपाधि की बात करूं तो शायद मैंने ये करा दिया होगा तो ना कराया। चलो यदि मैं राजा धीराज प्रथम की बात करूं तो सर जी इन्होंने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। कौन से विजय माने जीतना होता है, और राजेंद्र इनके पिताजी आपने पढ़े होंगे, राजेंद्र प्रथम बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो राजा धीराज प्रथम ठीक है ना, तो पूछा जाता है राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजा धीराज प्रथम 1044 में गद्दी पर बैठा, जिसने मेरे प्यारो विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य राजा थे, एक कल्याणी के चालुक्य राजा थे सोमेश्वर प्रथम। और एक कोल्लप का युद्ध हुआ है, उसमें मेरे प्यारो पराजित कर दिया इन्होंने। ये भी आप लिखते चलेंगे, यदि युद्धों की बात होगी तो कहाँ के राजा है? कल्याणी के चालुक्य राजा होंगे मेरे प्यारो। तो आप बता रहे होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कल्याणी के, ठीक है ना, कल्याणी के चालुक्य राजा। चालुक्य राजा मतलब चालुक्य 3 थे, एक तो कल्याणी के चालुक्य राजा, एक वेंगी के चालुक्य राजा, और एक थे आपके वातापी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए। ठीक है ना? मतलब कि कल्याणी के चालुक्य राजा ऐसे लिखेंगे, चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम। कौन से? तो हम बता रहे होंगे सर जी सोमेश्वर प्रथम के साथ मेरे प्यारो कौन से प्रथम की बात होगी सर? हम बताएंगे यहां पर सोमेश्वर प्रथम के साथ एक युद्ध था कोल्लप। ठीक है ना? कोल्लप के युद्ध में ऐसे लिख देना है, कोल्लप के युद्ध में। ठीक है, और वर्ष कौन सा होगा? युद्ध में 1052 में मेरे प्यारो, 1052 ईस्वी में, या एडी में लिख दूं 1052 ईस्वी में महाराजा धीराज मारा गया, मतलब पराजित हो गया। कौन से युद्ध में? तो आप बताएंगे सर जी, कोल्लप है, कोप्पम होगा, कोप्पम भाई, ये कोप्पम होना चाहिए। ठीक है ना? कोप्पम कर देंगे, माफी चाहूंगा, आप इसे कोप्पम करेंगे। ठीक है, अब सही होगा, कोल्लप ना होगा, कोप्पम होगा। ये नाम भी थोड़े से अजीब से हैं। ठीक है ना? हाँ, बुक में होगा, ये होगा उसमें मतलब कि 885 दे रखा होगा। मैं सही करवा दूंगा, एक बार जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है ना? मैं उसे सही करवा दूंगा बुक में। ठीक है, चलो
कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम, मेरे पास ही भेज देना, ठीक है। कि साथ कोप्पम के युद्ध में 1052 में मेरे प्यारो राजा धीराज, 1052 में राजा धीराज मारा गया। कौन सा? तो सर हम बताएंगे राजा धीराज मारा गया। ये आप बता रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से मारा गया, राजा धीराज प्रथम। कौन मारा गया? राजा धीराज प्रथम जब 1052 में मारा गया तो मेरे प्यारो इसी के बाद अगला 10 राजा होगा राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठता है। कौन सा सर जी? तो राजेंद्र प्रथम तो आ गया, अब गद्दी पर कौन आएगा? तो राजेंद्र द्वितीय आप बता रहे होंगे, जो 1052 से 1064 एडी तक गद्दी पर बैठा है। 1052 एडी से, ठीक है ना, 1052 एडी से, और वर्ष कौन सा होगा? तो 1064 एडी, ये आप बता रहे होंगे, ठीक है। 1052 से 1000 जो है 64 एडी तक कौन बैठा है? तो आप बता रहे होंगे सर जी राजेंद्र द्वितीय। मेरे प्यारो राजा धीराज प्रथम के छोटे भाई हैं ये राजेंद्र द्वितीय ने, ठीक है ना, रणभूमि पर ही अपना, ठीक है ना, राज्याभिषेक करवाया था। उस युद्ध में, कुप्पम के युद्ध में, जहां राजा धीराज मारा गया, उस कुप्पम के मैदान में मेरे प्यारो अपना राज्याभिषेक करवाया, और ऐसा शासक हुआ है राजेंद्र द्वितीय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। राजा धीराज के छोटे भाई हैं ये। यदि मैं बात करूं किसके सर जी? तो आप बता रहे होंगे राजा धीराज के छोटे भाई। कौन सी भाई की बात तो होगी मेरे प्यारो? तो हम बता रहे होंगे राजा धीराज के छोटे भाई, ठीक है ना, राजेंद्र द्वितीय ने। इस तरीके से करेंगे। कौन से? तो राजेंद्र द्वितीय ने, राजा धीराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने, ठीक है ना, राजेंद्र सेकंड की बात होगी। राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही, कौन से क्षेत्र में सर? युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। अपना राज्याभिषेक कराया। क्या कराया है? अपना राज्याभिषेक कराया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप जब कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारो गलत ना करेंगे। राजा धीराज के छोटे भाई हैं राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया और प्रकेसरी की उपाधि धारण कर ली। मेरे प्यारो, कौन सी? तो पूछा जाता है, ठीक है ना, उपाधि की बात यदि मुझसे पूछी जाएगी, आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप बता रहे होंगे प्रकेसरी। इस तरीके से कर देंगे यदि क्वेश्चन आएगा, प्रकेसरी की उपाधि धारण की। कौन सी? प्रकेसरी की उपाधि भी धारण की है। आएगा क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। 1062 में, ठीक है ना, कुंडल संगम के युद्ध में मेरे प्यारो एक कूडल, ऐसे है वैसे तो कूडल संगम के युद्ध में 1062 की बात है, जहां कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम से मेरे प्यारो राजा धीराज मारा गया था। फिर एक और कुडल जो है, कुडल संगम का युद्ध होता है 1062 ईस्वी में, जहां सोमेश्वर प्रथम को किसने पराजित कर दिया? तो राजेंद्र द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश का राजा है ना। तो ये आप बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। 1062 की बात होगी मेरे प्यारो, कौन से? 1062 एडी में, ठीक है ना, आप बताएंगे। ऐसे लिख रहा है वो कूडल संगम। कौन सा होगा सर जी? इस तरीके से 1062 एडी में कूडल संगम के युद्ध में, कौन से? कूडल संगम के युद्ध में तो किसको? सोमेश्वर प्रथम को हम बता रहे होंगे सर जी। कौन सा? सोमेश्वर। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे सोमेश्वर प्रथम को, ठीक है ना, सोमेश्वर प्रथम को, ठीक है, पुनः पराजित किया, मतलब अब के पराजित कर दिया, ठीक है, पुनः पराजित किया। तो ये आपको लिखना होगा किसने? तो राजेंद्र द्वितीय ने सर जी
1062 की बात है, क्योंकि 1052 से 64 तक बैठा है। सोमेश्वर का युद्ध है, और इस युद्ध में माफी चाहूंगा, कुडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर जो चालुक्य वंश के राजा थे ना, यहाँ कल्याणी के चालुक्य राजा, इन्हें इसने पराजित कर दिया। और इसी के साथ मेरे प्यारो अगला जो है, ठीक है ना, अगला जो आएगा महाराजा धीराज, राजा धीराज मरा था उसमें। ठीक है, अब अगला जो राजा आएगा उसका नाम होगा वीर राजेंद्र। कौन से राजेंद्र होंगे मित्रों? तो आप अगले नेक्स्ट राजा कर रहे होंगे, क्या होंगे? ठीक है, ये होंगे 10 सरजी। 11वां राजा होगा, और राजा का नाम होगा वीर राजेंद्र। कौन सी राजेंद्र की बात है? तो वीर राजेंद्र हम यहाँ पर बता रहे होंगे। वीर राजेंद्र जो 1064 से 1070 तक गद्दी पर बैठा है, ये भी हम बता रहे होंगे सर जी। 1064 से 1070, ठीक है ना, 1064 से 1070 एडी तक गद्दी पर बैठेगा वीर राजेंद्र। कौन सा? वीर राजेंद्र 1064 से 1070 तक, जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। यदि मैं उपाधि की बात करूं तो सर जी आप बता देना राजकेसरी कौन से? तो हम बताएंगे इन्होंने तो राजकेसरी की उपाधि धारण की है। आप बता रहे होंगे कौन सी सर जी? राजकेसरी की उपाधि। इसी के बाद आता है अधिराजेंद्र, ठीक है ना भाई, ये नाम मात्र की राजा रहे। और अगला जो 12वां राजा आएगा मेरे प्यारो, हम बता रहे होंगे अधिराजेंद्र, इस तरीके से लिख रहे होंगे अधिराजेंद्र। और जो 1070 तक एडी मतलब गद्दी तक बैठा। जब अधिराजेंद्र गद्दी पर बैठा तो कुछ महीनों के बाद मेरे प्यारो राज्य में जन विद्रोह हो जाता है। ठीक है, कृष्णकांत दीक्षित भैया, आप सभी के कमेंट्स मेरे पास तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बाद क्या होता है, जब अधिराजेंद्र 1070 में गद्दी पर बैठा है, तो शासन के कुछ माह के बाद मेरे प्यारो एक राज्य में जन विद्रोह हो जाता है। जन माने होता है जनता, जनता का विद्रोह हो जाता है। और उस जन विद्रोह में जनता के द्वारा अधिराजेंद्र की हत्या कर दी जाती है। जब अधिराजेंद्र की हत्या कर दी जाती है तो विजयालय द्वारा स्थापित वो चोल राजवंश मेरे प्यारो समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? तो यदि मैं बात करूंगा सर, आप अंतिम शासक यहां पर किसे बता रहे होंगे? आप बता रहे होंगे सर जी, अंतिम जो शासक होगा, अंतिम शासक अधिराजेंद्र होगा। यहां समाप्त हो जाता है चोल राजवंश। कौन सा राजवंश? चोल राजवंश। ठीक है, तो चोल राजवंश समाप्त हो जाएगा। अब इसी के साथ मित्रों मैं आपको लेकर चलूंगा एक बार वो चोल राजवंश जिनके क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन बनकर आएंगे उनके बारे में ये तो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब उन क्वेश्चनों को मैं यहां पर कराने जा रहा हूं जो मैंने परीक्षा में देखे, मैंने अध्ययन किया, और उन्हें आपके सामने मैं जो है पेश करूंगा। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? तो आप एक बार डाल रहे होंगे सर जी विविध, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब चोल साम्राज्य की विविध। ठीक है, ये आप डाल रहे होंगे बढ़िया तरीके से। आ रही है बात समझ में ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर जी हाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। अब मैं वो कहना चाह रहा हूं जो कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, चलो ये आपको बताना है। यदि बात होगी गंगवंश क्या है, पढ़ाया नहीं है, अब मैं समय ना पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन है 1070 कैसे हैं सर, 1200 तक नहीं चला है सर। हाँ, अब अभी मैं बताऊंगा आपको, चला है। इसके बाद आ जाता है चालुक्य और चोल वंश का मिश्रण। एक बार बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और उसी के साथ मैं जो आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आता है चालुक्य और चोल वंश, मतलब दोनों का मिश्रण।
ये चोल वंश में मतलब कि अंतिम अधिराजेंद्र प्रथम 1070 तक बैठा है। इसके बाद आ जाएगा कुलोतंग, ठीक है, कौन आएगा? कुलोतंग। अब कुलोतंग के बाद जो आएगा ना, जो वो राजा है, वो राजेंद्र प्रथम के नाना हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है, द्वितीय के, सॉरी, वो नाना हुआ करते थे। और यहाँ पर दोनों वंश ज्वाइंट हो जाते हैं, चालुक्य और जी के चोल। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, चालुक्य और चोल वंश जब आगे जो चलेंगे राजा अधिराजेंद्र के बाद, वे चालुक्य और चोल वंश के जॉइंट राजा आएंगे। तो इसलिए यदि मैं चोल चोल अकेला देखूंगा तो वो अधिराजेंद्र, ठीक है ना, होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां तक सभी को जो है ये पॉइंट समझ में आया होगा। जो आगे चलेगा ना, मतलब कि 1070 के बाद जो आता है वो चालुक्य और चोल दोनों मिक्स आएंगे, दोनों की मिक्स राजा बनेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आ रही है बात समझ में? चलो जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। और पॉइंट समझ में आगा होगा तो एक बार थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे। जो अधिराजेंद्र है ना, इसके बाद जो राजा आएंगे वो चालुक्य और चोल दोनों के मिक्स राजा आएंगे। वे क्या आएंगे, मतलब कि जैसे मैं बात करूं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हो, इस तरीके से बात होगी। या झारखंड या उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हो, तो दोनों राज्यों का क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। चलो, आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, चलो। तो यहां तक ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब उन क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा जो परीक्षा में पूछे गए। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पहली बात, ठीक है, चलो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा सर जी? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, मेरे प्यारों, ये क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, ठीक है ना, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी अपनी नौसैनिक, अपनी क्या होगा सर, अपनी नौ, इस तरीके से लिखेंगे, अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अपनी नौसैनिक, ठीक है ना, किसके लिए? तो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तब हम बताएंगे सर जी चोल राजवंश था। कौन सा? तब हम बता रहे होंगे मेरे प्यारो चोल वंश। भाई नौसैनिक शक्ति, ठीक है, ये विविध में डाल देना है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तब आप बता रहे होंगे सर जी उसका नाम होगा, ठीक है ना, चोल वंश। ठीक है, कौन से वंश की बात होगी मेरे प्यारो? तो हम बता रहे होंगे सर जी चोल वंश, आप कर देना, ठीक है। चलो, चोल काल में निर्मित एक नटराज की कांस्य प्रतिमा, ठीक है ना भाई, बहुत बेहतरीन है। चोल काल में एक मतलब कांस्य की प्रतिमा, मतलब नटराज की कांस्य की प्रतिमा कि जो देवकृति थी वो कैसी थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये नटराज की कांस्य की प्रतिमा विश्व में चोल वंश द्वारा निर्मित अपनी पहली ऐसी प्रतिमा होगी जो क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारों जो परीक्षा में हमसे पूछे जा रहे हैं, चोल राजवंश के या ठीक है ना, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की जो है, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। चोल काल में, कौन सी काल की बात है सर जी? चोल काल में, ठीक है, कौन सी काल में? तो हम बताएंगे मेरे प्यारो चोल काल में निर्मित, ठीक है। कौन से काल की बात कह रहे हो सर जी? चोल काल में निर्मित नटराज की, ठीक है ना, किसकी होगी सर जी? नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा की बात कर रहे हो? नटराज की कांस्य की प्रतिमा की आकृति जो है या प्रतिमा की देवकृति, प्रतिमा की क्या होगी सर जी? देवकृति। प्रतिमा की देवकृति किस आकार की थी? देवकृति किस आकार की थी? ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से किस आकार की थी। तो आप बताएंगे सर जी ये तो चतुर्भुज थी, मतलब चारों तरफ कोई तो उसके मुख होंगे,
तो आप बता रहे होंगे सर जी चतुर्भुज। इस तरीके से आप बता देना, ठीक है ना। जो नटराज की कांसे की प्रतिमा कौन से काल में निर्मित हुई, तो हम बताएंगे सर जी तो चोल काल में निर्मित हुई। और इसकी आकृति की बात होगी तो ये आकृति इसकी चतुर्भुज थी, चारों दिशाओं में, इधर भी बैठे, इधर इधर इधर, इस तरीके से, ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और मैं आशा करूंगा कि हाँ सर जी आएगा भी, ठीक है। क्या है भैया, आएगा भी। चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही, मतलब कि एकमात्र ऐसा दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश है जिसके शासक अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। मतलब देखा होगा राजपाट के लिए कभी भी उत्तराधिकारी का युद्ध नहीं हुआ है। चोल राजवंश एकमात्र ऐसा राजवंश हुआ जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यदि सपोज करो गद्दी पर आप बैठे और आपके 3 पुत्र हैं, तो आप बता दोगे भैया बिचका बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। चलो, ये हमसे पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो क्या होगा सर जी, तो आप लिख रहे होंगे चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही, ठीक है, नोट करके लिख देना है। वो किस राजवंश के ऐसे आएगा, चोल राजवंश के शासक, चोल राजवंश के शासक, इस तरीके से आप बताएंगे चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही, ठीक है ना। सर जी किसकी बात होगी, अपने शासन काल में ही, अपने शासन काल में ही, ठीक है ना, अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी क्या होंगे सर, तो हम बता रहे होंगे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, अपना उत्तराधिकारी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ये भी आप जो है नोट करके लिख देंगे, कर देते थे, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है ना। कौन से राजवंश की बात है सर, चोल राजवंश की बात है। और चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना क्या है उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वे ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन निकाल कर ही लाऊंगा। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चोल हैं इनका राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आप बता रहे होंगे सर जी चोलों का राज्य, हम बताएंगे सर चोलों का राज्य, राज्य किन क्षेत्रों में, चोलों का राज्य किन किन क्षेत्रों में सर जी, किन क्षेत्रों में विस्तृत था, ये आप बता रहे होंगे किन क्षेत्रों में सर विस्तृत था। कोई है ऐसा शेर जो मुझे बताएगा सर, जो किसकी बात है, चोलों की बात है, तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। तो आप बता रहे होंगे सर एक तो कोरोमंडल तट, कौन सा तट है, कोरोमंडल तट एवं, एवं दक्षिण के, एवं क्या, एवं दक्कन के, दक्कन लिखेंगे ना, दक्कन के, दक्कन की कुछ भागों में, ठीक है। ये हम बताएंगे दक्कन के कुछ भागों में, भागों में, इस तरीके से आपको करना है। चोलों का जो राज्य है किन क्षेत्रों में विस्तृत था, तो आप बताएंगे सर जी एक तो कोरोमंडल तट होगा, और क्या है सर जी दक्कन की कुछ भागों में, ठीक है ना। हैप्पी होली सर जी, आई लव यू, ठीक है, स्वीकार है। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे किस शेर से पाला पड़ा, ठीक है। चलो, तो ये आपके जो है यहां तक जो है पॉइंट समझ में आए होंगे। कोरोमंडल तट और दक्कन का जो कुछ भाग था उसमें, ठीक है ना, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। चलो, अब बात क्या होती है, बात है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया। मैंने बताया 1070 तक तो अधिराज था, उसके बाद चालुक्य और चोल मिक्स रूप से बने, और अंततः किसने समाप्त कर दिया, तो सर जी बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है चोलों का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे ये चोल साम्राज्य को अंततः, ठीक है ना, किसको सर, तो हम बताएं चोल साम्राज्य को अंततः, कौन से साम्राज्य की बात है सर, चोल साम्राज्य को, चोल साम्राज्य को अंततः, अंततः किसने समाप्त कर दिया,
अंततः है तो हम बताएं सर जी किसने समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने समाप्त कर दिया, तो आप बता रहे होंगे सर जी समाप्त, अंततः किसने समाप्त कर दिया, तो आप बता देना सर बख्तियार खिलची ने। कौन सी खिलची की बात होगी, तो हम बताएंगे सर बख्तियार, ये आप कर देना बख्तियार खिलची। कौन सी खिलची की बात है, तो मेरे प्यारो बख्तियार खिलची आप यहां पर बता देना। तो चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया, तो सर आप बता देना बख्तियार खिलची ने। आएगा पॉइंट तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं। यदि मैं बात करूं चोल शासन के जो दौरान बहुत से आलेख हैं, वो किन शिलालेखों में हैं, मतलब कौन से शिलालेखों में, तो उत्तर मेकुरु आप बता देना सर जी। कौन सा होगा, उत्तर मेकुरु, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे भैया। एक और बात सुनो, सभी की कमेंट्स मुझ तक पहुंच रही है, आप बार बार इन चीजों में मत करो, ठीक है। मैं बोलने का बिना हूं, फिर नो क्या होगे कि इस पल सर अकड़ में रहे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख जो हैं, ठीक है, ये आपको बताना है सर जी किसके अधीन की बात होगी, चोल। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के, सर जी किसके अधीन की बात कह रहे हो आप, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के, सर जी कौन से, तो हम बता रहे होंगे ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख, ग्राम प्रशासन की सर बहुत से आलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से आलेख, ठीक है ना। बहुत से आलेख, बहुत से आलेख किन, बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं। बहुत से आलेख यदि मैं बात करूं किन शिलालेखों में है, ये बड़ा शिलालेखों में है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। किसकी बात है, तो आप बताएंगे चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख, तो आप बताएंगे उत्तर मेकुरु सर जी। उत्तर मेकुरु आप यहां पर बता रहे होंगे, कौन सा मेकुरु होगा, उत्तर मेकरू यहां पर बता देना। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख, ठीक है ना, किन शिलालेखों में है, तो उत्तर मेकरू आप बताएंगे, ठीक है। चलो कौन सा मेकरू होगा, उत्तर मेकरू। अभी होली आई कहाँ है, ए भैया अभी होली, अभी मतलब चलो अभी होली वगैरह ना है, अभी मत करना, सैटरडे को कहना ज्यादा से ज्यादा। ये पॉइंट आपकी समझ में आया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप, बंगाल की खाड़ी थी ना, क्वेश्चन पूछा जाता है जो बंगाल की खाड़ी है उसे चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला चोल शासक कौन था। चलो इस क्वेश्चन में बता दूं और मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। यदि आप इसका जवाब मुझे दे देते हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा भैया। बंगाल की खाड़ी को, कौन सी खाड़ी की बात है सर, हम बताएं, हाँ बंगाल की जो खाड़ी होगी, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का, कौन सी झील की बात है, बंगाल की खाड़ी को आप बता रहे होंगे चोल झील का स्वरूप, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला, ठीक है ना, प्रदान करने वाला शासक कौन था, प्रदान करने वाला शासक, ये बता दो कोई भी मुझे, प्रदान करने वाला शासक, तो कोई भी बता दो, ठीक है ना। कौन सी झील की बात है, तो मतलब बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला, ठीक है ना, मतलब कि प्रदान करने वाला शासक कौन था, तो राजेंद्र प्रथम हम बता रहे होंगे। कौन सा सर जी, राजेंद्र प्रथम। बेहतरीन क्वेश्चन होगा। किसकी बात है सर जी, बंगाल की जो खाड़ी है को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो राजेंद्र प्रथम बता रहा हूंगा। आर्य भाषण में धार्मिक कविताओं का एक संकलन है कुरुल, किस भाषा में रचित है। धार्मिक जो कविता हैं, ये पूछा जाता है कि धार्मिक कविताओं का संकलन और नाम क्या होगा, एक कुरुल किस भाषा में रचित है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यदि परीक्षा में न आए तो आप मुझे बता देना। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है, तो आप बता रहे होंगे सर जी धार्मिक कविताओं का संकलन
इस तरीके से आपको बताना है। धार्मिक कविताओं का क्या होगा सर जी? संकलन। धार्मिक कविताओं का संकलन। कुरुल, कुरल ऐसे करना है, कुरल किन भाषाओं में रचित है, या किस भाषा में, ठीक है ना, किस भाषा में रचित है, किस भाषा में रचित है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। किस भाषा में रचित है? तो आप बताएंगे सर जी ये तो तमिल भाषा में है। कौन सी? तो हम बता रहे होंगे तमिल भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक कविताएं हैं इसमें, और धार्मिक कविताओं का क्या है? संकलन है, जिसके रचयिता बल्लूवर। यदि मैं कुरुल के रचयिता भी आपसे बताऊं सर जी कुरुल के रचयिता कौन है, तो आप बता रहे होंगे इनके रचयिता होंगे मेरे प्यारो तिरु, ठीक है ना, बल्लूवर, तिरुबल्लुवर। आप यहां पर बता रहे होंगे कौन से? तिरुबल्लुवर आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, आया है। तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तमिल में रामायण लिखी हुई है, तमिल रामायण, कौन सी रामायण है मेरे प्यारो? तो यदि मैं बात करूंगा सर जी तमिल रामायण अथवा, अथवा क्या है? तमिल रामायण अथवा इस तरीके से रामावतारम, ठीक है ना, क्या होगा? तो हम बता रहे होंगे रामावतारम, ठीक है। इसे तमिल रामायण बोल दो या रामावतारम ऐसे बोल देंगे। रामावतारम के रचयिता के क्या होंगे सर जी? के रचयिता कोई बताएगा मुझे? रचयिता कौन है? तो कंबन। इस तरीके से आप बता रहे होंगे क्या होगा सर जी? तमिल रामायण अथवा रामावतारम के रचयिता की बात होगी तो हम कंबन यहां पर बता रहे होंगे, क्या? कंबन, ठीक है। तो तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचयिता कौन है सर जी? तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना सर, मुगल काल है ये ना। अरे भैया मुगल काल ना है ये चोल राजवंश चल रहा है, मुगल काल कहाँ आ गए यहाँ से? तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचयिता कौन है? तो कंबन आप यहां पर बताएंगे। और इसकी बात होगी, इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि तमिल साहित्य का कौन सी साहित्य की बात है सर जी? तमिल साहित्य का महाकाव्य। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर तमिल साहित्य का महाकाव्य तो ठीक है ना, जो है तमिल रामायण को कहा जाता है या रामावतारम को कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध मैंने ये भी करवाया होगा आपको, और आपने बताया भी होगा सर जी कौन सी भारत की बात है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मेरे प्यारो तक्कोलम का युद्ध, कौन सा युद्ध है? तो तक्कोलम, इस तरीके से बताएंगे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, जल्दी से आप बता रहे हैं, कौन पहले बताएगा? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ? दक्षिण भारत का, ठीक है। भगवान श्री राम किस वंश के थे गुरुजी? तो वो इक्ष्वाकु वंश के बताए जाते हैं, ठीक है। चलो, आप बता रहे होंगे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ है, तो आप बताएंगे चोलों के बीच, चोल व राष्ट्रकूटों के बीच यह युद्ध होता है, राष्ट्रकूट, ठीक है ना। और इसमें यदि मैं बात करूंगा राष्ट्रकूट शासक कौन होगा, तो कृष्ण तृतीय। इसमें कौन होंगे सर जी? कृष्ण तृतीय आप बता रहे होंगे, कृष्ण नरेश तृतीय होंगे। और इसकी बात होगी चोलों की, तो चोल राजा परांतक प्रथम होंगे, ये मैंने कराया, जिसमें चोल जो है माफी चाहूंगा राष्ट्रकूट इसमें विजयी होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया और मैंने ये तो शायद लिखवा भी दिया होगा आपको, ठीक है। गंगे जो है कौंड चोलपुरम, एक और है सर जी गंगे कौंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने, ये मैंने वे पहले उसमें करवा दिया शायद, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन और है कि राजराज चोल द्वारा निर्मित
बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट करेंगे। क्या करना है सर जी? तो आप बताएंगे राज राज प्रथम, और ये तो मैंने करा दिया। राज राज प्रथम कौन है ये सर जी? चोल शासक थे। राज राज प्रथम चोल शासक द्वारा निर्मित, किसके? चोल शासक द्वारा निर्मित सर जी, चोल शासक द्वारा निर्मित। मैं आपको यहां पर बता रहूंगा, निर्मित बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, बृहदेश्वर मंदिर का क्या होगा सर जी? निर्माण, कंस्ट्रक्शन। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण या कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? निर्माण किस शैली में हुआ? निर्माण हम बता रहे होंगे मेरे प्यारों, किस शैली में हुआ, तब आप बताएंगे यहां पर सर जी वो द्रविड़ शैली थी। किस शैली में हुआ? तो आप यहां पर बता रहे होंगे मेरे प्यारों द्रविड़ शैली। कौन सी शैली की बात होगी? तो यहां पर द्रविड़ शैली आप बता रहे होंगे। तो राजराज प्रथम जो चोल शासक है के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर तंजौर में अवस्थित है, ठीक है ना? चलो प्लीज बता देंगे ना धीरज सिंह जी, क्यों ना बताएंगे? ठीक है चलो सर, जो है प्राचीन भारत का इतिहास तो 600 से 712 एडी तक था ना, तो आपने 1070 तक कैसे पढ़ा दिया? तो कोई दिक्कत थोड़ी है। स्टार्ट तो जो है वो मतलब यदि मैं बात करूं, ये दक्षिण भारत की राजवंश हैं, ठीक है। और इतिहास की यदि मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो वो दिल्ली से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये होगा हिस्ट्री सर बुक लेने तो कैसे मिलेगा? पहले इन्हें कर लो, नोट्स बनाते चलो, इनमें ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। और यहां पर मेरे प्यारो चोल राजवंश होता है आपका समाप्त। क्या? चोल राजवंश आपका होता है समाप्त, और इसे करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो अब बात किसकी होगी? बात होगी मेरे प्यारो, एक तो राजवंश, संस्थापक और राजधानी, ठीक है। क्या होगा? राजवंश, राजधानी और राजा। आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से। सर जी क्या होगा? एक तो प्रमुख राजवंश होगा। चलो जी, कौन सा? प्रमुख राजवंश। एक क्या होगा सर जी? संस्थापक, राजवंश का संस्थापक। और दूसरा क्या होगा? राजधानी, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनना ही बनना है आपका। प्रमुख राजवंश, संस्थापक और क्या है सर जी? राजधानी। हम यहां पर बता रहे होंगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। चलो एक राजवंश होगा, पहला ही कर लो, मैं पहला ही राजवंश आपको डाल दिया, चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी विजयालय, ये तो मैंने कराया विजयालय। और राजधानी की बात होगी तो आप यहां पर कर रहे होंगे तंजौर। क्या कर रहे होंगे सर? तंजौर। आ रही है बात समझ में? चोल वंश, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और जी के यदि मैं बात करूंगा, राजधानी क्या थी? तंजौर। ये इधर मतलब कि वंश डाल दो, चलो ऐसी बात है तो वंश, ठीक है। इधर यदि मैं बात करूं तो यहाँ आप संस्थापक बता रहे होंगे, ठीक है। और इधर की बात होगी तो यहाँ आप राजधानी मुझे बता रहे होंगे। क्या? राजधानी। चलो जी, अब बात किसकी आती है मेरे प्यारो? एक तो चोल वंश, विजयालय इसके संस्थापक होंगे, और राजधानी क्या होगी? तंजौर, आपको पता होगा। एक है सर जी पल्लव वंश, मुझे बताते भी चलोगे भाई स्पीड के साथ, खामो खा की कमेंट्स ना करके। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो ये मैंने आपको बताया होगा, सिंह विष्णु, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कौन से? तो आप पल्लव वंश बता रहे होंगे सर जी, तो पल्लव वंश के संस्थापक आप बता रहे होंगे यहाँ पर सिंह विष्णु, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक यदि मैं बात करूं तो सिंह विष्णु आप बता रहे होंगे। और राजधानी की बात होगी तो कांचीपुरम या कांची आप बता रहे होंगे, ठीक है। यदि राजधानी पूछी जाएगी तो कांचीपुरम यहाँ आप बता रहे होंगे पल्लव राजवंश की। कौन सी? पल्लव राजवंश की। राष्ट्रकूट की बात होगी सर, राष्ट्रकूट वंश, इन्हें नोट करते चलेंगे।
संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कौन सा सर जी? दंती दुर्ग यहाँ पर आप बता रहे होंगे। और राजधानी की बात होगी तो मान्यखेत यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे। कौन सा? मान्यखेत। इस तरीके से, ठीक है। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग और मान्यखेत यहाँ पर बता रहे होंगे। चलो जी, एक वंश और आया था सर जी, होयसल वंश। कौन से? होयसल वंश के संस्थापक की बात होगी तो आप विष्णुवर्धन बता रहे होंगे। कौन सी वर्धन? विष्णुवर्धन। और संस्थापक विष्णुवर्धन। और राजधानी की बात होगी तो द्वार समुद्र आप यहाँ पर बता रहे होंगे। कौन से समुद्र? द्वार समुद्र राजधानी होगी होयसल वंश की। यहाँ तक पॉइंट नोट कर लिए होंगे। सही है सर जी। चलो, इसी के साथ पाल वंश आप यहाँ पर नोट करेंगे। पाल वंश मेरे प्यारो, कौन सा? पाल वंश, ठीक है। संस्थापक की बात होगी तो सर गोपाल हम बताएंगे। और राजधानी की बात होगी तो मुंगेर हम यहाँ पर बता रहे होंगे। कौन सी? मुंगेर। ये आपने किए भी हैं, ठीक है। बस एक बार रिवीजन हो जाए। पाल वंश की बात होगी तो बता। सैन वंश, सर जी सैन वंश की बात होगी भाई, पाल और सैन। और सैन वंश के संस्थापक आप सामंत सैन मुझे यहाँ पर बताएंगे। सामंत, ठीक है ना, सामंत सैन। और राजधानी की बात होगी तो लखनौती यहाँ पर आप बता रहे होंगे। कौन सी? एक सेकंड, लखनौती यहाँ पर आप बता रहे होंगे। राजधानी यदि मुझसे पूछी जाएगी, ठीक है। सैन वंश, सामंत सैन, राजधानी लखनौती आप यहां पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, गुज्जर प्रतिहार वंश कई बार पूछा गया सर जी। गुज्जर प्रतिहार वंश, कौन से? गुज्जर प्रतिहार वंश। और मेरे प्यारो, संस्थापक नाग भट्ट प्रथम आप यहां पर बताएंगे। चलो, नाग भट्ट प्रथम कौन से होंगे सर जी? नाग भट्ट प्रथम होंगे। और राजधानी पूछी जाएगी तो कन्नौज आप बताएंगे, ठीक है भाई। नागभट्ट प्रथम और संस्थापक तो कौन होंगे? मतलब नागभट्ट प्रथम संस्थापक और राजधानी कन्नौज होगी, ये बताना है आपको। चालुक्य की बात होगी सर जी। चालुक्य, एक तो चालुक्य ये करना है। चालुक्य, अब ये चालुक्य कौन से हैं? तो कल्याणी वाले चालुक्य हैं, ठीक है ना। तीन चालुक्य आए थे ना, कल्याणी। अब आप यहां पर बता रहे होंगे तेलप, इस तरीके से, ठीक है ना। तेलप, ये आपने किया भी होगा भाई। चालुक्य कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तेलप सेकंड, ठीक है, तेलप सेकंड संस्थापक। और कल्याणी क्या होगी सर जी? राजधानी इनकी होगी। एक थे वातापी, ठीक है ना। एक चालुक्य कौन सा था? एक चालुक्य था आपका, एक चालुक्य था मेरे प्यारो वातापी। एक चालुक्य कौन सा था? तो आप बता रहे होंगे वातापी, ठीक है ना, या बादामी हम बता देंगे। और इसके संस्थापक की बात करूंगा तो आप बताएंगे, ठीक है, पुलकेशिन। एक तो जयसिंह, ठीक है ना, जयसिंह भी था। और भैया यहीं मैं नोट कर दूंगा पुलकेशिन प्रथम। इसे वास्तविक संस्थापक, अब देखो, पुलकेशिन प्रथम। अब क्या है, जो जयसिंह के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जो वास्तविक और पूर्णतः संस्थापक होगा पुलकेशिन होगा। राजधानी वातापी या वादामी आप कर रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, यहां हो गया। एक है चालुक्य वेंगी, ठीक है। कौन सा होगा? वैसे विष्णुवर्धन है, या ज्यादा करने की जरूरत नहीं। गहड़वाल वंश ये पूछा जाता है सर जी। कौन सी वंश की बात होगी तो आप बता रहे होंगे गहड़वाल वंश। ये आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा? गहड़वाल वंश। संस्थापक पूछा जाएगा चंद्रदेव। आप गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव यहाँ पर बता रहे होंगे। और राजधानी पूछी जाएगी तो आप वाराणसी यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है क्या? वाराणसी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। गहड़वाल वंश की बात तो होगी। इसी के साथ मित्रों, सोलंकी वंश कौन सा है? सोलंकी वंश। इस तरीके से करेंगे। यदि बात होगी सर सोलंकी वंश की तो आप यहाँ पर मूल राज, ठीक है ना, संस्थापक मूल राज ये आप करेंगे। मूल राज प्रथम, ठीक है। कौन सी प्रथम की बात है सर? मूल राज प्रथम। और राजधानी होगी अनहिलवाड़। क्या? अनहिल, ऐसे करना है, अनहिलवाड़। ये आप यहां पर कर देंगे। कौन सा?
अनहिल्ल बाढ़, ठीक है। किसकी बात है सर जी? सोलंकी वंश की यहाँ पर बात है। परमार वंश, ये भी कई बार पूछा गया। परमार वंश आप करेंगे सर, परमार वंश। और यदि मैं संस्थापक की बात करूंगा, उपेंद्र राज, ठीक है। कौन से राज्य होंगे? उपेंद्र राज। और राजधानी होगी आपकी धारा नगरी। राजधानी क्या होगी मेरे प्यारो? धारा नगरी होगी, ठीक है। कौन सी नगरी? धारा नगरी आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक है कलचुरी वंश, ठीक है। कौन सा सर जी? कल कलचुरी वंश, ये भी आप बताएंगे। कलचुरी करना है, कलचुरी कर दिया मैंने। कलचुरी वंश इस तरीके से कर रहे होंगे सर। अरे, कलचुरी वंश ये करना है, एक सेकेंड। कलचुरी वंश कौन सा वंश है मेरे प्यारो? कलचुरी वंश ये आप कर रहे होंगे। कोक्कल, जिसके संस्थापक होंगे इस तरीके से, कोक्कल, ठीक है ना। और त्रिपुरी क्या होगी सर जी? राजधानी होगी। त्रिपुरी क्या होगी? राजधानी होगी। ये भी आपको करना है कलचुरी वंश की, यदि मुझसे पूछी जाएगी तो। चौहान वंश, ठीक है ना। कौन सा है भैया? चौहान वंश आप करेंगे। वासुदेव संस्थापक थे। कौन सा? वासुदेव, वासुदेव। और चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर, ठीक है ना। अजमेर के ही तो थे चौहान, ठीक है। चौहान वंश, वासुदेव, अजमेर। चंदेल वंश एक और पूछ लिया जाता है। चंदेल वंश कौन सा वंश होगा सर जी? चंदेल वंश आप बताएंगे, ठीक है। नन्नुक क्या होगा संस्थापक? नन्नुक होगा। और खजुराहो इसकी क्या होगी सर जी? राजधानी आप यहां पर मुझे बता रहे होंगे, खजुराहो। तक डेट, अच्छा। धीरज सिंह कह रहे हैं सर जी 1000 से 261 तक डेट वो बीसी है भैया। यदि आप क्लास स्टार्टिंग से करते तो आपको सारी चीजें जो है करनी पड़ती बढ़िया तरीके से, और सब चीज याद भी रहती। अब तुम बीच में से लगे हो तो भैया मामला तो खराब हो ही गई, ठीक है। अब इसी के साथ मित्रों मैं आपको बताऊं, एक होगा दक्षिण भारत की स्थापत्य कला। इसे मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मंदिर वगैरह हमसे पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। जब मंदिरों से क्वेश्चन आता है, आदित्यगारा का मंदिर कहाँ अवस्थित है, हमें इतना पता सर जी। सूर्य के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन ठीक है परीक्षा में 100%, ठीक है गुरु जी आपसे जो है मिलने, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, ठीक है। चलो, तो जो है ये मतलब वंशों से रिलेटिव एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है तो हम निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। अब दूसरी बात, सर जी राष्ट्रकूट वंश कन्नौज से संबंधित था, है ना। तो राष्ट्रकूट जो है इनका युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष चला था ना। जो अंततः कन्नौज की जो गद्दी प्राप्त होती है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा ठीक है ना उसे प्राप्त कर लेते हैं। और इसी के साथ कल भाई मैं पॉइंट कोई ना छोड़ूंगा, और उससे तो रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने राजाओं की जो सन है ये एकदम बेहतरीन तरीके से आपको कराई है, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों फिर कल जो है सर आज अच्छे लग रहे हो, क्या बात है सर जी, अच्छा। चलो ठीक है, अच्छे तो मैं डेली लगूं, आज का अलग लग रहा हूं। चलो, तो कल फिर मिलेंगे अगले नए जो है दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के साथ। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, ठीक है अभी। और फिर मिलेंगे बढ़िया तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।